हम लोग लास्ट क्लास में कंडक्शन पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था स्टडी स्टेट में किसी भी रॉड के टर्मिनल के अक्रॉस अगर टेम्परेचर T हायर और T लोअर है, इधर हाई टेम्परेचर यहाँ लो टेम्परेचर, और इस रॉड का मटेरियल का कंडक्टिविटी K, लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो बताइए इस रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता था R थर्मल, वो होता था 1/K L/A। तो इस रॉड के हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंडक्शन होता था, और जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन होता था जिसे हम लोग बोलते थे कैलोरी पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, जिसे बोलते थे हीट करंट, H बराबर dQ/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो। और ये बताइए निकल के आता था T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल। ये मैंने सिखाया था। या मैंने ये भी कहा था कि हम चाहें तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरह ही लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू करें तो T हायर से शुरू करें और करंट की डायरेक्शन में अगर हम रेजिस्टेंस में जाएंगे तो IR की जगह HR पोटेंशियल का यानी टेम्परेचर का ड्रॉप होगा। तो बताओ T हायर माइनस यहाँ से यहाँ तक H करंट, H इंटू R थर्मल, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? T लोअर पर। तो यहां से बताओ R थर्मल या H बराबर T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल, वही इक्वेशन आएगा, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आपको एक सवाल देने जा रहे हैं कि मान लीजिए 6 आइडेंटिकल रॉड्स ऐसे कनेक्ट किए गए हैं। सिक्स आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल का क्या मतलब है? सेम लेंथ, सेम मटेरियल, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन। हमने ऐसे 6 आइडेंटिकल रॉड का कनेक्शन बना रखा है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं इस एंड का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। चलो इन पॉइंट का नाम रख दें A, B, C, D, इसे नाम देते हैं E, इसे नाम देते हैं F। इन एंड के हमने नाम रख दिए A, B, C, D, E, F, राइट। तो सवाल लिखें फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट B, C, D, E। फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट्स B, C, D and E। फाइंड टेम्परेचर ऑफ पॉइंट B, C, D and E। हमको B, C, D, E पॉइंट के क्या बताने हैं? टेम्परेचर, राइट। तो जरा समझिए, इसको जरा समझते हैं। हमने आपको ये बताया था कि हम एक रॉड को, बताओ आइडेंटिकल रॉड है तो हर एक रॉड की लेंथ कितनी है? L, K कंडक्टिविटी मटेरियल और एरिया क्रॉस सेक्शन, ये सबके लिए सेम कहा गया है क्योंकि आइडेंटिकल रॉड कहा गया है, राइट। अगर कहा जाए आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो इसका मतलब उनका डायमेंशन भी सेम है और मटेरियल भी सेम। अगर मटेरियल सेम है तो कंडक्टिविटी सेम है, और डायमेंशन सेम है तो लेंथ और एरिया सेम है। हम इसको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट से रिप्लेस करेंगे समझाने के लिए। इसके इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बनाएं तो बताओ एक रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/K L/A। ये एक रॉड का, सिंगल रॉड का रेजिस्टेंस। तो हम इस सर्किट को अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट से रिप्लेस करते हैं तो बताओ पहली रॉड AB को हम एक रेजिस्टेंस R से रिप्लेस करेंगे। बताओ B से C तक एक R, और बताओ B से D तक एक R। ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये हो गया C, ये हो गया D। अब बताओ C से E तक फिर एक रॉड है तो एक रेजिस्टेंस R, और D से E तक फिर एक R, और E से F के बीच में फिर एक रॉड है R रेजिस्टेंस। हम पहुंच गए F पॉइंट पर, ये E है, राइट। तो पहले हम वहां समझाएंगे फिर इसमें समझाएंगे, समझ में ज्यादा आएगा, राइट। अब हमारी थोड़ी मदद करिए।
यहाँ का वोल्टेज, वहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री, यहाँ मान लो 200 वोल्ट, जो वहाँ डिग्री है यहाँ पोटेंशियल मान लो वोल्ट, यहाँ कितना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, राइट। अच्छा आपने ये पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आपने पढ़ा है कि बताओ हमें ये टेम्परेचर और ये वोल्टेज दिए गए, या वोल्टेज दिए गए, तो यहां से जाने वाली जो करंट होगी आई करंट, वो आई हो जाएगा वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो पहले तुम क्या करो, ए और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आपको मिल जाएगा ए से एफ की तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट। तो ए से एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट बोलो, ये दोनों सीरीज आर और आर, 2R, आर और आर, तो ये दोनों सीरीज, तो इधर 2R और ये 2R आपस में, यार ये इन दो को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 2R, इन दो को हटा के एक 2R, ये 2R और ये 2R आपस में, तो 2R और 2R पैरेलल में कितना रिजल्ट R, क्योंकि R इक्विवेलेंट पैरेलल में सीखा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो क्या बताइए आपका R आ जाएगा, तो 2R का पैरेलल R, तो इन दो के बीच में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कितना R, तो यहां से चलो R, इधर एक R और एक R, कितना, क्या ये तीनों सीरीज में है, तो A से F के बीच में R इक्विवेलेंट कितना 3R, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इतना तो तय हो गया कि R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड F, बिटवीन A एंड F इज 3R, A से F के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 3R, राइट। तो बताओ हम यहां पर वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देखो ये क्या हुआ 200 माइनस 20 अपॉन 3R, तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा 60 अपॉन R। इतना करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। अब देखना ये करंट कैसे बटेगा, यहां तक पहुंचा आई करंट, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, हम इधर आएंगे वापस, ये हमें पहले तुम्हें थोड़ा फिल कराना चाहते हैं, बाद में हम सब यही करेंगे। तो बताइए अब यहां से करंट के लिए दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर जाए कुछ करंट इधर जाए, और ये दोनों रास्ते कैसे हैं पैरेलल, इसमें कितना रेजिस्टेंस है 2R, यहां कितना है, तो दोनों में अगर रेजिस्टेंस बराबर है पैरेलल में, अच्छा बताइए पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज, पैरेलल में, तो बताओ पैरेलल में I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होता है। मान लो हम कहते हैं यहां का रेजिस्टेंस R1 होता है इधर R2 होता, तो पैरेलल में I1 I2 का रेशियो R2 बाई R1 होता, यानी पैरेलल में करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस 2R होता और ये R होता अकेला, तो रेजिस्टेंस 2:1, तो करंट 1:2, यानी पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, राइट। तो जरा बताओ यहां कितना, यहां कितना, तो बताओ ये दोनों बराबर हैं तो करंट भी बराबर, तो इधर करंट कितना जाएगा I/2, इधर बोलो I/2, यही I/2 करंट इधर आया I/2, ये वाला I/2 इधर आया, और इस जंक्शन पर ये I/2 ऐड हो गया कितना I, यहां पहुंच गया I करंट। बोलो भाई, अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। मान लो यहां से हीट करंट H चला ऐसे, रॉड के एरिया क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट के कंडक्शन का रेट मान लो H है। अब बताओ इधर कितना रेजिस्टेंस 2R, इधर कितना, दोनों आपस में पैरेलल, तो करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों बराबर, करंट भी, तो इधर कितना जाएगा H/2, इधर करंट H/2, इसमें भी H/2, ऐसे जाएगा, ऐसे करंट H/2 गया, इधर बोलो H/2 इधर गया, और ये करंट H/2 इधर चला गया, और इस जंक्शन पर कितना करंट इनकमिंग हो गया H, और वो पूरा H इधर आउटगोइंग हो जाएगा, ऐसे H,
अब हमको इन जंक्शन पे टेम्परेचर निकालने को बोला गया है, तो पता हम क्या करेंगे, हम ए से एफ के लिए डायरेक्ट अगर बात करें तो हम लगाएंगे एच बराबर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, बताओ कितना, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन आर इक्विवेलेंट, यही तो लिखेंगे। तो बताओ टी हायर कितना 200, टी लोअर 20 अपॉन, बताओ आर इक्विवेलेंट। अगर ये आर थर्मल आर है तो ये आर आर 2R, ये आर आर 2R, 2R और 2R आर 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 3R, तो ये हो गया 3R थर्मल। बताओ बेटा ये कितना आ रहा है 60 अपॉन आर थर्मल आ गया हीट करंट, यानी यहां से जो हीट करंट गया H वो हुआ 60 अपॉन आर थर्मल। क्लियर? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूं रफ, ठीक, क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अगर नोट करना तो आप इसे जल्दी से नोट करें, क्योंकि आगे चल के अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक नहीं करेंगे, हम सीधा एच के टर्म्स में करेंगे आगे। ये तो हमने थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए किया। हो गया? अब देखिएगा जरा, और हमने एक बात और सीख ली, पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। क्यों भाई? पैरेलल में करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। चलिए बताइए, ये आ गया H। अब हम देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने वाले, ए से शुरू करें तो टी ए, यहां से यहां तक जाएंगे, बताओ टेम्परेचर का ड्रॉप, तो चाहो तो टी ए छोड़ो, सीधा लिखो कितना 200 माइनस करंट की डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस को पार करेंगे तो आई आर का ड्रॉप, तो यहां लिखेंगे एच आर थर्मल का ड्रॉप। कहां पे पहुंच गए? तो इक्वल टू टी बी, वहां पोटेंशियल बोलते थे, यहां टेम्परेचर। तो देखो इधर देखो 200 माइनस एच आर थर्मल, इधर देखिए एच की वैल्यू चाहो तो ये रख दो, या सीधा एच इंटू आर थर्मल कितना 60, ये 60 बराबर टेम्परेचर ऑफ बी, तो बी का टेम्परेचर आ गया 140 डिग्री सेल्सियस, बी पॉइंट का टेम्परेचर आ गया 140 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हम सी का टेम्परेचर निकालने चले, तो ध्यान दीजिए, अगर हम बी से सी तक चले जाएं, बताओ बी का टेम्परेचर कितना 140 माइनस एच बाई 2 करंट इंटू आर थर्मल, कहां पे पहुंच गए टीसी पर। तो देखो 140 माइनस एच इंटू आर थर्मल की वैल्यू, एच इंटू आर थर्मल 60 है, तो ये आया 60 बाई 2 बराबर टीसी। बताओ टीसी की वैल्यू क्या 110 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये हुआ टीसी। बताइए, सिमिलरली अगर हम टीडी निकालने चले तो क्या बताओ, हम बी से डी में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, क्या सेम इक्वेशन लगेगी? तो क्या ये अंडरस्टूड है कि जो टेम्परेचर सी का आया वही डी का आएगा? मान लें इस बात को, तो यही बताओ टीडी भी हो जाएगा, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिकल जो किरचॉफ लॉ यहां लगा वो यहां लगेगा। अब हमें निकालना ई, तो ई निकालने के दो तरीके, चाहे तो आप सी से ही लगा दो किरचॉफ, या ई से एफ लगा दो, क्योंकि एफ का भी टेम्परेचर हमें पता है। क्या पसंद करेंगे? ई से शुरू कर रहा हूं, तो टी ई यहां से यहां गए माइनस एच इंटू आर थर्मल इक्वल टू पहुंच गए 20 डिग्री सेल्सियस पर। हम ई से एफ में चले गए। बोलो भाई, बताओ भाई टी ई कितना निकालना है? एच इंटू आर थर्मल की वैल्यू 60, क्यों भाई? तो बताओ टी ई कितना आ गया 80 डिग्री सेल्सियस।
तो आपने बताओ इस स्ट्रक्चर में हर एक जंक्शन का टेम्परेचर निकाल लिया है। यहां कितना निकल के आया 140, यहां कितना निकल के आया 110, ये 110, ये कितना आया 80 डिग्री सेल्सियस, ये 20 पहले से गिवन है। बताइए अगर हम तुमसे कहें तो देखो सवाल एकदम खत्म हो गया। हम तुमसे कहें मान लो एक रॉड यहां और लगा देते, बताओ इस रॉड में हीट कंडक्शन कितना होता? 0। क्यों? क्योंकि यहां का टेम्परेचर यहां का टेम्परेचर, अगर किसी रॉड के टर्मिनल के अक्रॉस कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो उस रॉड में कोई हीट कंडक्शन नहीं होगा। या से बोला किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है तो उस रेजिस्टेंस में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। इसी को आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉ बोलते थे, व्हीट स्टोन ब्रिज लॉ। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस क्या कहता है कि इन रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है तो जो ब्रिज रेजिस्टेंस होगा, जो ब्रिज रॉड होगी, उसके टर्मिनल के अक्रॉस कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, तो उस रॉड में कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां हम लोग बोलेंगे H कितना आएगा 0। तो अगर यहां सवाल में रॉड होती भी तब भी उस रॉड में कोई भी हीट कंडक्शन नहीं होता। नोट करिए जल्दी से। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे मैं रब कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। समझिए जरा, नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। नाम में ही मतलब छिपा है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। क्या मतलब इस बात का कि हम 2 रॉड या 3 रॉड को हटा करके, जैसे हम कहें तुमसे यहां का टेम्परेचर T हायर है, यहां टेम्परेचर T लोअर है, हम यहां से यहां तक H कैलोरी पर सेकंड हीट ट्रांसफर कराना चाहते थे। हम मार्केट गए, हमने लेंथ मेजर करी 10 मीटर है, हम गए, हमें कोई 10 मीटर का रॉड नहीं मिला मार्केट में, हम एक लाए 6 मीटर का, एक लाए 4 मीटर का, दोनों को एंड टू एंड जोड़ दिया। एंड टू एंड जोड़ने का मतलब कैसा कनेक्शन, सीरीज, सीरीज में जोड़ दिया। और हमने यहां से वहां देखा 10 कैलोरी पर सेकंड हमें मिलने लगा। थोड़े दिन बाद हमारे मन में आया कि एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एक कॉपर का रॉड है, इनको हटाया जाए और एक ऐसा मटेरियल होमोजीनियस ले आए जो पूरा लेंथ कितना हो 10 मीटर अकेले, और वही एरिया क्रॉस सेक्शन हो जो अभी था। यानी ना लेंथ बदली ना एरिया क्रॉस सेक्शन बदला, केवल बदला क्या 2 रॉड की जगह एक यूनिफॉर्म मटेरियल, ताकि वो अकेले कितना कैलोरी पर सेकंड फ्लो कराए 10 कैलोरी पर सेकंड। यानी सेम हीट करंट अचीव करने के लिए उन्हीं 2 टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में 2 या 3 रॉड को हटा करके हम एक होमोजेनियस रॉड का मटेरियल खोजना चाहते हैं, ताकि वो अकेले उतना ही कैलोरी पर सेकंड सप्लाई करा सके जितना कि 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से हो रहा था। ये मतलब है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम 2 या 3 अलग अलग मटेरियल की रॉड को हटा करके एक यूनिफॉर्म मटेरियल की रॉड खोजना चाहते हैं, वो सेम लेंथ में सेम एरिया क्रॉस सेक्शन से सेम कैलोरी पर सेकंड हीट ट्रांसफर कराए। ये लॉजिक है। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है। बताइए जरा, हमने ऐसे 2 रॉड लगाया मान लो, सवाल में 3 रॉड भी हो सकता है, मैं 2 का कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम।
हमने इन दो रॉड को ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन करा। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ है L1, कंडक्टिविटी K1, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। इसका लेंथ L2, कंडक्टिविटी K2, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है ए, ठीक है। हमने यहां का टेम्परेचर T हायर रखा है, यहां का टेम्परेचर T लोअर रखा है। हमने देखा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ H हीट का कंडक्शन हो रहा है, H जूल या H कैलोरी पर सेकेंड हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें ये H कितना होगा इस केस में, ध्यान से देखिएगा, तो लगा दीजिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वहां से शुरू करो। T हायर, यहां से यहां तक गए, कितना ड्रॉप बोलो, माइनस H इंटू R1, फिर यहां से यहां गए माइनस H इंटू R2, कहां पे पहुंच गए T लोअर। तो H बराबर क्या आ गया बेटा, T हायर माइनस T लोअर अपॉन R1 प्लस R2। ये एक्चुअल हीट कंडक्शन हो रहा था इन दो के कॉम्बिनेशन से। अब हम गए इक्विवेलेंट की तलाश में। हमने कहा इन्हीं दो चैम्बर के बीच में मैं एक सिंगल रॉड लगाना चाहता हूं जिसकी लेंथ कितनी हो, L1 प्लस L2, बहुत बढ़िया। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो, A हो, और उन्हीं दो टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच में हमने उसको लगाया। इसकी लेंथ हो गई, एरिया हो गया, कंडक्टिविटी कितनी हो, K इक्विवेलेंट। यही निकालना चाहते हैं कि हम वो मटेरियल खोजना चाहते हैं, वो कौन सा मटेरियल हो जिसके लिए हम इन दो रॉड को हटा दें और उस मटेरियल की रॉड बनवा लें, उतनी लेंथ से, उतने एरिया से, उतना ही कैलोरी पर सेकंड ट्रांसफर करवा लें। ये हमारा सवाल है। तो बताओ, यहां से जाने वाला कैलोरी पर सेकंड और ऊपर जाने वाला कैलोरी पर सेकंड बदलेगा कि वही? मकसद तो वही है कि सेम कैलोरी पर सेकंड रिसीव करना चाहते हैं, बस फर्क इतना है कि हम दो या तीन रॉड को हटा करके एक यूनिफॉर्म मटेरियल का रॉड बनाना चाहते हैं। उस मटेरियल की खोज में है। मटेरियल की खोज का मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी। भाई मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टिविटी। तो बताइए भाई, यहां बताओ एच क्या आएगा, बोलो। एच बराबर, यहां से यहां किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसका रेजिस्टेंस हमने आर इक्विवेलेंट कह दिया, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, ये एच और ये एच अलग अलग की बराबर? बराबर, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन दोनों केस में बराबर होना चाहिए। तो बताओ ये बराबर कब होगा? जब यहां का आर इक्विवेलेंट वहां के R1 प्लस R2 के बराबर। बताइए आर इक्विवेलेंट कितना? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, लेंथ कितना? L1 प्लस L2, एरिया कितना? A। अरे इसका रेजिस्टेंस 1 बाई के इक्विवेलेंट, लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन एरिया। R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना? 1 बाई K1 L1 अपॉन A, 1 बाई K2 L2 अपॉन A पूरे से कटता हुआ। तो यहां बताओ, L1 प्लस L2 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर, ये हो गया L1 अपॉन K1, क्यों? प्लस L2 अपॉन K2। मैं तो कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ जरा, के इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 K2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 के साथ K2 प्लस L2 के साथ K1। देख लो आंसर, देख लीजिए। सही है, नोट करिए इसको जल्दी से। यानी हम इस कंडक्टिविटी का रॉड ले आए, उतनी लेंथ का लाएं, उतने ही एरिया से, वो उतना ही कैलोरी पर सेकंड हीट ट्रांसफर करवाएगा।
ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप तरीके पे ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी सवाल वो बना सकते हैं। मकसद समझिए, मकसद क्या है कि सेम एरिया से सेम लेंथ से सेम कैलोरी पर सेकंड हीट को रिसीव करना। इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अगला देखिए जरा, इस केस में हमने दो रॉड को कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम था, हीट करंट, जो हीट करंट इसमें गया वही इसमें, दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप करेंगे कैसे, दो हो, तीन हो, पांच हो, हम जो गिवन स्ट्रक्चर होगा उसका हीट करंट निकालेंगे, फिर हम जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका हीट करंट निकालेंगे और उन दोनों को बराबर कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, मान लो आपसे कहें हम दो रॉड को पैरेलल में जोड़ दें, ऐसे, ये एक रॉड है और दूसरी रॉड ऐसे है। यहां टेम्परेचर T हायर, यहां टेम्परेचर T लोअर, ठीक है। जो पहली रॉड है उसकी लेंथ L, दूसरे की लेंथ L, लेंथ बराबर है इस बार। पहले की कंडक्टिविटी K1, दूसरे की K2, पहले का एरिया क्रॉस सेक्शन A1, अब की बार एरिया अलग अलग है, अब की बार क्या सेम है, लेंथ, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ की हीट करंट होगा वो हाई टेम्परेचर से, तो कुछ इसके एरिया के थ्रू होगा, ऐसे। मान लो वो H1 हीट करंट जा रहा है, तो इस रॉड से यहां पहुंचा H1 कैलोरी पर सेकेंड, इस रॉड से हाई से लो की तरफ हीट एंटर किया और ये मान लो H2, तो बताइए यहां पर कितना कैलोरी पर सेकेंड पहुंचा, H2, राइट। तो बताओ सबसे पहले इस केस का हीट करंट हम लिखने चले, बताओ हीट करंट इस केस में कितना होगा, H1 प्लस, क्या यही H लिखा जाएगा, कितना आएगा ये, चलो H1 कितना होगा, पहले यहां से यहां तक हीट करंट बताओ। H1 की वैल्यू T हायर माइनस अपॉन R1 प्लस H2 बोलो क्या होगा, T हायर माइनस T लोअर अपॉन R2, यही तो होगा। अब हम इन दोनों को हटा करके इक्विवेलेंट बात करेंगे। बताइए भाई, हम एक सिंगल रॉड कंसीडर करें जिसकी लेंथ कितनी मान है, L, एरिया बोलो A1 प्लस A2, बहुत बढ़िया। हम उतना ही एरिया माने जितने एरिया से हीट का कंडक्शन हो रहा है, तो यहां देखो A1 और A2 मिला करके एरिया से हीट कंडक्शन हो रहा था, तो यहां पर हमने जो एरिया माना वो A1 प्लस A2, इधर हुआ T हायर, इधर हुआ T लोअर, लेंथ कितनी L, कंडक्टिविटी कितनी K इक्विवेलेंट। और अब बताओ उतने एरिया से उतनी लेंथ में उतना ही कैलोरी पर सेकंड हीट का कंडक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे इन दो रॉड को हटाइए, इस अकेले रॉड को लाइए, सेम चैम्बर में लगाइए, सेम कैलोरी पर सेकंड ले जाइए, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो बताइए सेकंड केस में H कैसे लिखोगे, बोलिए H बराबर इस केस में T हायर माइनस अपॉन R इक्विवेलेंट, बहुत बढ़िया। हम इसका के इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, बताओ ये H और ये H अलग अलग के सेम, तो इक्वेशन नंबर 1 का H और इक्वेशन नंबर 2 का H जरा बराबर कर दो, और ये बराबर तभी होगा जब यहां से देखो 1/R1 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट के हो जाएगा। बोलिए, वैल्यू रखते हैं, चलिए
1/R1 की वैल्यू क्या होगी, 1/K1 L1/A1, L1 की जगह L, राइट, प्लस 1/R2 की वैल्यू 1/K2 L/A2, और ये 1/R इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट L/A। बोलो भाई, और A कितना, A1 प्लस A2, इसका अकेले एरिया। पूरे से देखो L कट रहा है, तो ये देखो K1 A1 ऊपर चला गया, इधर K2 A2 ऊपर चला गया, क्यों भाई, और इधर देखो डिवाइड में A1 प्लस A2 आ गया, और ये आ गया K इक्विवेलेंट। देख लीजिए आंसर। इस केस में दोनों रॉड कैसी कनेक्टेड थी, पैरेलल। हमें नहीं रटना थोड़ी है सीरीज पहले, हमें तो ये सीखना है कि इक्विवेलेंट का मतलब जितनी भी रॉड दी गई हैं उन सबको हटाएंगे, एक अकेला रॉड लाएंगे, ना लेंथ बदलेंगे ना एरिया क्रॉस सेक्शन बदलेंगे, और सेम कैलोरी पर सेकंड हीट को रिसीव कराएंगे, राइट। तो इसको रब कर दें, आगे बढ़ा जाए। एक सवाल आप लोग ट्राई करिए जरा, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए ऐसे हम 3 रॉड का कॉम्बिनेशन दे दें आपको ऐसा, ये एक रॉड है, इसका कंडक्टिविटी 2K, इसका K, इसका 3K, ये लेंथ L/2, ये लेंथ भी L/2, ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A, इसका भी A, ठीक है। सवाल है फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ये फोटो आपको दिया गया, कितनी रॉड है, 3 रॉड है, हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इसे कर लेंगे बड़े आराम से। क्यों भाई, कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले एक तरफ हाई टेम्परेचर होगा, एक तरफ, तो किसी भी तरफ मान लो, हमने मान लिया इस तरफ, देखो दिया नहीं जाएगा सवाल में, तो अंडरस्टूड है। यहां हर जगह हमने मान लिया हाई टेम्परेचर, और यहां मैंने हर जगह मान लिया लो टेम्परेचर। तो हीट का कंडक्शन हाई से लो की तरफ ऐसे जा रहा होगा, इससे मान लो हीट करंट H1 जा रही है ऊपर वाली रॉड से। अच्छा, तो ये दोनों रॉड आपस में कैसी हैं, सीरीज। तो मान लो इधर से हाई से लो की तरफ H2 हीट कंडक्शन हुआ, तो क्या बताओ, इसमें भी H2 ही तो जाएगा। तो बताओ यहां कितना पहुंचा, इधर पहुंचा H1 और इधर पहुंचा H2, यानी कुल मिला के तुम्हें लोअर एंड पर जो कैलोरी पर सेकंड मिला वो कितना, H1 प्लस H2। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, इसके इक्विवेलेंट फोटो ऐसा, एक अकेला रॉड कितनी लेंथ का, L लेंथ, कितने एरिया का, 2A का, बहुत बढ़िया। यहां टेम्परेचर वही T हायर और यहां टेम्परेचर वही T लोअर, और हीट का कंडक्शन हाई से लो की तरफ अकेले कितना बताओ, H1 प्लस H2 के बराबर, और इसकी कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट हमें निकालनी है। बोलिए भाई,
कोई दिक्कत? जवाब देना। इसका जो H1 प्लस H2 है पहले डायग्राम का, क्या वो दूसरे डायग्राम के H के बराबर है? बोलिए। तो H1 बताओ, ये वाला H1 क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा T हायर माइनस T लोअर अपॉन इसका रेजिस्टेंस, इसे नाम दे दे रहा हूं मैं R1, क्लियर, प्लस यहां से यहां तक जो हीट करंट गया H2 वो क्या लिखा जाएगा? T हायर माइनस T लोअर अपॉन यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड, तो क्या लिखोगे नीचे? R2 प्लस R3, हो गया नहीं? अब आओ बराबर, ये देखो T हायर माइनस T लोअर अपॉन R इक्विवेलेंट। बताइए भाई, पूरे से T हायर माइनस T लोअर कट रहा है, तो ये देखो 1 अपॉन K1 L अपॉन A1, A1 की जगह A, क्यों? प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3, 1 अपॉन K2, अरे K2 की वैल्यू सुनो, K1 कितना है? 2K, K1 2K, K2 कितना है? K, लेंथ हुई L/2, एरिया हुआ A, 1/3K, L/2 अपॉन एरिया A बराबर 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, लेंथ हुई L, एरिया हुआ 2A। देख लो भाई, देख लीजिए, कोई डाउट? अब आओ जरा एलसीएम लो, इसको ऊपर भेजो पहले, पूरे से A क्या हो रहा है? कैंसिल, इधर बचा 2K अपॉन L बराबर, चलो A पूरे से कट गया, इधर बोलो 2K 3K एलसीएम कितना, सॉरी प्लस 2K 3K एलसीएम कितना? 6K आएगा कि नहीं? नहीं सॉरी 6 है, ये 2, एलसीएम कितना? 6K, तो 6K ऊपर चला गया, नीचे बोलो 3 + 1 4L, बोलो एरिया कट गया बराबर, इधर K इक्विवेलेंट 2K इक्विवेलेंट अपॉन L, L भी पूरे से कट गया। देख लो भाई, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। ये 3/2 लिखा है, तो देखो रिजल्ट यहां लिख रहा हूं मैं 2K प्लस 3/2K बराबर 2K इक्विवेलेंट, तो ये बताओ कितना? 7/2K, 2K इक्विवेलेंट, यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू 7/4K, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, राइट। ऐसे हजारों सवाल बन सकते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पे। मकसद क्या है कि 2 रॉड हो, 3 रॉड हो, 4 रॉड हो, हम उन्हें हटाएं और उनकी जगह पर एक अकेला रॉड लाएं, ना लेंथ बदले ना एरिया बदले, और सेम कैलोरी पर सेकंड हीट को रिसीव कर लें, तो हम कहेंगे वो अकेला उन 2-3 के इक्विवेलेंट है, राइट। हटाए जैसे, अब देखिए देखिए भाई, मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, समझिए जरा मतलब कहने का क्या है। यहां पर एक आइस का चैम्बर है 0 डिग्री, ठीक, बहुत सारी आइस है और 0 डिग्री पे है। हम यहां पर एक ऐसे, ये बर्नर है, हीट सोर्स, ये हीट सोर्स, हीट सोर्स, ये कह रहा मैं टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करूंगा टी हायर। मान लो वो है 100 डिग्री, सवाल में 80 डिग्री हो सकता है, हम 100 ले रहे हैं। और ये हो गया टी लोअर 0 डिग्री। हमें यहां बर्नर से वहां हीट भेजनी है, तो वो आइस क्या करने लगेगी, मेल्ट। तो हमने इन दोनों चैम्बर को आपस में कनेक्ट करा एक कंडक्टिंग मीडियम के, उसका कंडक्टिविटी लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A। ये हम एक मेटेलिक रॉड लेकर के आ गए, मेटेलिक रॉड, राइट। हमने बताइए एक एंड पे बर्नर लगाया और बर्नर का टेम्परेचर अगर ये 100 डिग्री है तो यहाँ का टेम्परेचर 100, यहाँ हमेशा 0 लो टेम्परेचर। तो बताओ क्या तुमने मेटल के टर्मिनल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दिया? तो स्टडी स्टेट में यहाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंडक्शन स्टार्ट। मान लो हीट करंट कितना, H। ये वास्तव में H क्या, रेट ऑफ हीट कंडक्शन। तो क्या बताओ, इसी H को हम dQ/dt कहते हैं, बोलो भाई। इसी H को हम लोग बोलते हैं dQ/dt। H क्या है, H कैसे निकालेंगे H इस रॉड के लिए, T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल, किसका, रॉड का, बराबर। और ये dy/dt किसका, हीट कंडक्शन का। तो मतलब dy/dt, तो यहां से जो भी कैलोरी गया वो यहां किस मकसद में खर्च हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने में कि मेल्ट कराने में। तो जो वहां से Q आया वो यहां Q बराबर ms डेल्टा टी की Q बराबर ml ml। तो dy/dt Q का, और वो Q है m इंटू LF। बोलो भाई, यानी पर सेकंड जितना यहां से हीट गया उतना ही तो वहां पहुंचेगा, और उसकी कॉस्ट में पर सेकंड कुछ आइस का मास मेल्ट होकर के आएगा, वही हमें निकालना है। तो देखो ये क्या बना, T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल। बताओ LF तो कांस्टेंट नंबर है, कितना होता था LF, 80 कैलोरी पर सेकंड, लेकिन अगर जूल में रखना होगा 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बताओ मल्टीप्लाई में क्या आया, dm/dt। तो बताओ dm/dt इसी का नाम है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, या इसी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्यों भाई, और ये बताओ कितना आएगा, T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो भाई, R थर्मल की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 1/K L/A। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब पर सेकेंड कितना ग्राम आइस मेल्ट हो रहा है, या पर सेकेंड कितना ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस पर न्यूमेरिकल अभी सीट में हमने दिए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं आइडेंट डालिए, रेट ऑफ, जैसे लगा ग्रोथ ऑफ आइस, ऐसे लगा ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड और इन अ लेक
ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड और इन अ लेक, किसी तालाब में या झील में हम आइस का फॉर्मेशन का रेट निकालना चाहते हैं कि पर सेकेंड कितना mm या कितना सेंटीमीटर थिकनेस आइस की फॉर्म होगी, राइट। तो हमने क्या बोला, ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड और इन अ लेक। देखिए भाई, समझते हैं जरा। ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड और इन अ लेक, समझ तालाब में या झील में आइस की लेयर क्यों फॉर्म होगी, सवाल ये आता। पहले तो आजकल जैसे मान लीजिए कश्मीर का उदाहरण लें, बाहर का टेम्परेचर -10 डिग्री चला गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री, और जो वाटर है वो 0 डिग्री पे है। तो बताओ, वाटर 0 डिग्री पे है, सराउंडिंग कहाँ चला गया, माइनस। तो हीट का कंडक्शन हाई टेम्परेचर टू, तो 0 डिग्री के वाटर से सराउंडिंग में हीट निकलना स्टार्ट, ऐसा लगेगा जैसे लेक से धुआं निकल रहा है बाहर। तो बताओ, जैसे 0 डिग्री के वाटर से हीट निकलेगी तो उस वाटर का फ्रीज हो जाएगा, और वाटर फ्रीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आइस। और जैसे जैसे आइस बनती जाएगी, आइस की मोटाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नीचे वाले वाटर से एटमॉस्फेयर में हीट जाने का रेट कम होता जाएगा, क्योंकि वो आइस की जो थिकनेस होगी वो हीट के कंडक्शन के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा। और जितना ज्यादा आइस का लेयर बनता जाएगा, वैसे वैसे यहां से यहां तक हीट जाने का रेट कम। तो जरा जवाब दीजिए, पहले 1 सेंटीमीटर आइस की लेयर बनने में टाइम सबसे कम, अगले 1 सेंटीमीटर में टाइम और ज्यादा, और अगले 1 सेंटीमीटर में और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे आइस की लेयर बनती चली जाएगी, वैसे वैसे फर्दर वो आइस के फॉर्मेशन के रेट को स्लो करता जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस बन जाएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा हीट के कंडक्शन के लिए। तो हम निकालना चाहते हैं कि पर सेकेंड कितना या कितना सेंटीमीटर आइस लेयर फॉर्म होने जा रही है। हम जो ऑब्जेक्टिव में सवाल वो कैसे करते हैं ये बता दें हम आपको। हम जो वो कहेंगे, एक दिन में आइस की लेयर 10 फॉर्म हुई, तो अगले 10 फॉर्म होने में कितने दिन लगेंगे, ऐसे पूछेंगे वो हमसे सवाल। 10 फॉर्म होने में अगर एक दिन लग गया, तो अगला 10 फॉर्म होने में कितने दिन लगेंगे, ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। या हम यूं बोले कि वाई सेंटीमीटर फॉर्म होने में एक दिन लगा, तो 0 से 2y फॉर्म होने में कितना दिन लगेगा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले में 10 होने में एक दिन, तो अगला 10 होने का टाइम पूछा है। हमने पहले में 10 होने में एक दिन, तो अगला पूछा 0 से 20 होने में पूरा टाइम पूछा शुरू से। दोनों में फर्क है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे। तो देखिए भाई, ये मान लीजिए हमारा तालाब है, राइट। अच्छा, जब आइस की लेयर फॉर्म होगी तो आइस में, वो वाटर में जो फिश वगैरह हैं उनका क्या होगा। जब आइस की लेयर बनती चली जा रही है तो जो फिश वगैरह हैं उसमें उनका क्या होगा, क्या मर जाएंगे वो। नीचे जो वाटर है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे। तो नीचे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री। तो जो फिश वगैरह हैं वो वाटर में नीचे चले जाएंगे।
समझ रहे? हाँ, और पूरा नहीं इतना, फिर तो लाइफ ही स्टॉप हो जाएगी अगर पूरा वाटर ही जम जाएगा। खैर, ऐसे भी जगह है जहाँ पे वाटर फ्रीज हो जा रहा है। खैर, ये बताइए, अगर हम बात करें ये हमारा तालाब है या लेक है। अभी देखो, हमने शुरू में देखा यहां तक वाटर ऐसे था, ये तालाब, ऐसे वाटर, ऐसे देखा। यहां वाला जो वाटर वो कितने डिग्री पे है? 4 डिग्री H2O। यहीं पे मछली वगैरह आ जाएंगे। अब समझिए, यहां का टेम्परेचर कितना? -θ°C। यहां का टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ये फोटोग्राफ आपका T बराबर 0 का। हमने देखा यहां 0 से नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ ऐसे, ये क्या है, ये एरो काय का एरो है, ये ऐसे धुआं निकल रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बताओ, हाई से लो जैसे हीट कंडक्शन हुआ तो बताओ 0 डिग्री के वाटर से अगर हीट निकाल ली जाए तो वो वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? रेफ्रिजरेटर का वर्क यही तो है कि कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हॉट रिजर्वायर की तरफ सप्लाई करना। जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है? रेफ्रिजरेटर ऑटो क्या सेल्फ वर्किंग डिवाइस है? नहीं, वो तो एक्सटर्नल पंप की मदद से वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है रेफ्रिजरेटर? हम गए, हमने इसमें फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सब्जी वगैरह रख दिया या वाटर रख दिया, तो वाटर का टेम्परेचर, उसने वाटर से हीट को एक्सट्रैक्ट किया एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, पंप की मदद से, हीट को निकाला और कमरे में छोड़ रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो जो हमारा सिंक है उसे बोलते हैं लो टेम्परेचर, वो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो सोर्स है वो हॉट टेम्परेचर, कौन? कमरा, रूम। तो जब रेफ्रिजरेटर अंदर वाली बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर रिलीज कर रहा है तो कमरे का टेम्परेचर पहले से बढ़ रहा है, राइट? तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड बॉडी के से फर्दर हीट को निकालना। तो वाटर क्या कर जाता है? फ्रीज कर जाता है। मान लो तुमने 10 डिग्री पे वाटर रख दिया तो पहले लाएगा 0 डिग्री पे, फिर उससे भी निकालेगा तो उसे क्या कर देगा? फ्रीज। तो ऐसे यहाँ 0 डिग्री के वाटर से हीट निकल रहा है तो ये वाटर क्या करेगा? फ्रीज कर जाएगा। हाँ, उसमें कंप्रेसर पंप होता है। उस कंप्रेसर पंप का यही तो रोल है कि कोल्ड बॉडी से हीट को पहले वो कंप्रेसर पंप क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में वर्क परफॉर्म करता है, और उसके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, कार्नोट साइकिल, आगे पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और उस कार्नोट साइकिल में वो कोल्ड बॉडी से फर्दर हीट को निकाल के कमरे में रिलीज करता है। तो बताइए, ये 0 डिग्री था, इससे हीट निकला, हम ऐसे खड़े देख रहे थे, क्या देखा आपने? कि ये आइस की लेयर फॉर्म होने लगी। आपने T बराबर T पे देखा, T बराबर T पे देखा, कितनी आइस फॉर्म हो गई? इतनी आइस मान लो फॉर्म हो गई, और ये आइस हो गई मान लो Y थिकनेस। कितनी? Y थिकनेस की लेयर फॉर्म हो गई T बराबर T पे। इसके बाद हमने कहा हम तो रेट निकालने आए थे, तो हमने dt टाइम और इंतजार किया, और हमने देखा अगले dt टाइम में कितनी लेयर फॉर्म हुई? dy। बहुत बढ़िया, हम यही तो निकालना चाहते हैं, dy बाई dt, कि पर सेकेंड कितना mm या कितना सेंटीमीटर लेयर फॉर्म होगा। dy फॉर्म हुआ इन नेक्स्ट dt सेकेंड, इतनी आइस और फॉर्म हो गई। ये अब बताओ, ये जो dy थिकनेस की आइस फॉर्म हुई, इसका मास है मान लो dm। इसका मास कितना? dm। तो इस dm मास से हीट निकली होगी, और वो हीट इस आइस के थ्रू क्या बाहर गई होगी। तो यहां से बताओ, हीट का कंडक्शन ऐसे हुआ होगा, ऐसे। लेकिन ये जैसे जैसे, अब बताओ, यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर के लिए जो मीडियम है वो कौन है? आइस। और आइस इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जैसे जैसे आइस की थिकनेस बढ़ती जाएगी
वाई बन गई, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम होता चला जाएगा, यानी हीट कंडक्शन स्लो होता जाएगा। यानी पहला वाई बनने में टाइम कम लगेगा, अगला वाई बनने में टाइम ज्यादा, अगला वाई बनने में टाइम और ज्यादा। चलिए निकालते हैं। समझिए, हमने एसडीएम मास से पूछा आप कैसे फॉर्म हुए, तो कह रहा हमारी वजह से तो रेट यहां से हीट निकली पर सेकेंड डी क्यू बाई डी टी। ध्यान से देखिएगा, वो डी क्यू बाई डी टी यहां से यहां गई कंडक्शन में, तो टी हायर कितना 0, मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं अपॉन आर थर्मल, ऐसे लिख दूं। बताओ ये डी क्यू बाई डी टी डीएम मास से निकला, तो बताओ इसका मकसद क्या था कि इस डीएम मास के वाटर को फ्रीज करा दे, तो ये एल एफ डी एम बाई डी टी में यूज हुआ। अरे क्यू की जगह मैंने एम एल लिख दिया है, और यहां देखो 0 माइनस थीटा, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, और आर थर्मल इस आइस का, तो 1 अपॉन के आइस, यहां से यहां तक की लेंथ वाई, और एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो इस तालाब का ये एरिया ए है, तो बताओ 1 बाई के एल बाई ए। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो मैं ये हटा दूं ये वाला फोटो। आप देखिए, हाँ नोट करिए पहले इतना जल्दी से। ठीक है, अब मैं ये वाला फोटो हटा रहा हूं। यार ये एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कितना मान लिया है, ए माना है ऐसे। समझिएगा जरा, अब अगर हम आपसे कहें यहां पर, तो ये देखो क्या निकल के आ रहा है, डीएम बाई डी टी पर सेकेंड कितना मास फॉर्म होगा वाटर, वो आइस का फॉर्म होगा या वाटर का फ्रीज होगा। तो ये देखो ऊपर चला जाएगा के आइस, क्यों एरिया थीटा, थीटा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अपॉन वाई। ठीक है, मतलब डीएम बाई डी टी किसका मास बना ये आइस का, तो डेंसिटी आइस की, वॉल्यूम एरिया इंटू डी वाई, ये हो गया डीएम मास अपॉन डी टी। अरे इतना वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डी वाई, ठीक है, बराबर के आइस एरिया थीटा अपॉन वाई, एरिया से एरिया कैंसिल, डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, के आइस थीटा अपॉन रो आइस इंटू वाई। बताइए आ रहा है? अब देखिए जरा, यहां से अगर हम देखें, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे आइस की लेयर बढ़ती जाएगी तो वाई बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे आइस फॉर्म होती जाएगी तो y बढ़ता जाएगा, और y के बढ़ने से dy बाई dt कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे आइस की लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइस के फॉर्मेशन का रेट कम होता चला जाएगा, स्लो होता जाएगा, राइट। तो हम चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन y dy, लेकिन इतनी बात ध्यान रखिएगा, यहीं से तो हमने ये बात बोली थी, y dy के आइस कॉमन, थीटा कांस्टेंट अपॉन रो आइस भी कांस्टेंट, इधर आ रहा dt, देख लो भाई, इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, लिमिट बोलो, जब t 0 तो थिकनेस 0, जब t t तो थिकनेस y, बोलिए। तो यहां से देखो ये आ रहा है वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी डाल दी मैंने, के आइस थीटा अपॉन रो आइस इंटू टी। यहां से बताओ टाइम आ गया रो आइस बाई 2, क्यों, अपॉन के आइस इंटू थीटा इंटू वाई स्क्वायर, देख लो सही है। अब गौर से देखो इसका अंदर t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं कोई भी थिकनेस फॉर्म होने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टाइम प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, तो जवाब दो, अगर y बनने में टाइम 1 दिन तो 2y बनने में टाइम, अरे मूर्ख हो क्या, y बनने में टाइम 1 दिन तो 2y बनने में, अरे इसको डबल नहीं कर पा रहे हो, कितना हो जाएगा 4, 4 दिन। अरे टाइम प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं कहूं 10 mm बनने में टाइम 1 दिन तो 20 mm बनने में 4 दिन, ये ऐसा बोला 0 से 10 mm बनने में 1 दिन, तो 0 से 20 mm बनने में 4 दिन, तो 10 mm से 20 mm बनने में 3 दिन। बोलो यार, बहुत कमजोर लोग, इधर देखिए, यानी कोई भी थिकनेस को डबल होने में टाइम 4 गुना, ट्रिपल होने में टाइम 9 गुना, 4 टाइम होने में टाइम 16 गुना, जीरो से वाई होने में, जीरो से वाई होने में 1 दिन, तो वाई से 2y होने में 3 दिन, 2y से 3y होने में 5 दिन, यानी डबल ट्रिपल होने का रेशियो 1:4:9, लेकिन 0 से y, y से 2y और 2y से 3y होने का रेशियो 1:3:5। नोट लगाइए नीचे, तो देख लेना क्या पूछा है। तो ये पूरा डेरिवेशन भूल भी जाओ, अगर सवाल हमसे कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर ले, जवाब दे दो बस, एक बार हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। 0 से y होने में 1 दिन लगा, तो y से 2y होने में 3 दिन लगेंगे। कोई कहते 0 से y में 1 दिन लगा, तो 0 से 2y में 4 दिन। बहुत बढ़िया, बस बात सब खत्म हो गई। अब लिखिए नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट लिखें, द टाइम टेकन to double and triple the thickness, the time taken to double and triple the thickness, double and triple the thickness will be in ratio 1:4:9, will be in ratio 1:4:9, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट लिखिए, द टाइम इंटरवल, दूसरा पॉइंट लिखें, द टाइम इंटरवल टू चेंज द थिकनेस, the time interval to change the thickness, 0 to y, ऐसे लिखेंगे 0 to y, comma y to 2y and 2y to 3y,
and 2y to 3y will be in ratio will be in ratio क्या होना चाहिए 1:3:5 लिख लीजिए 1:3:5 ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम इस पर कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। इसे रब कर दिया जाए। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, कुछ सवाल हम इस पे करना चाहते हैं। मान लो पहला सवाल करें, ऐसे हमने 3 रॉड का कनेक्शन किया है। यहां टेम्परेचर 100 डिग्री, इसकी कंडक्टिविटी 3K, इसकी कंडक्टिविटी 2K, इसकी कंडक्टिविटी K। यहां का टेम्परेचर 50 डिग्री, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री। ठीक है, तीनों रॉड का डायमेंशन क्या है? सेम। अगर डायमेंशन सेम मतलब लेंथ और एरिया बराबर, तो इसका लेंथ और एरिया सबका बराबर है। सवाल में लैंग्वेज में बोला जाएगा कि ऑल द 3 रॉड हैव सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन का मतलब हुआ लेंथ और एरिया आपको सेम कंसीडर करना है। ठीक है, क्या पूछेंगे? फाइंड टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन पॉइंट। 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 हमको जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर बताने को कहा गया है, राइट। तो बताओ भाई, जंक्शन पॉइंट यही तो है। यहां का टेम्परेचर हम T मान ले रहे हैं। तो बताओ हीट का कंडक्शन हाई टेम्परेचर टू, तो यहां से मान लो 100 से। अच्छा एक काम करो, पहले इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पहले तो। चलो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा इस वाली रॉड का। R बराबर 1/L/A। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर ये R है तो ये बोलो 3R कैसे हो जाएगा? R/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि 1/3 के L/A। इसका रेजिस्टेंस फिर क्या होगा? R/2 हो जाएगा। बोलो यार। अब सवाल एकदम आसान। देखो यहां से यहां मान लो H हीट करंट गया हाई से लो की तरफ। अब सुनिएगा, ये जो T है हमने माना 100 से कम है। अब इस T को तुम बताओ 50 से कम मानना चाहते हो कि ज्यादा? तुम्हारी मर्जी, जो मानो उसे ज्यादा मान रहे हो। तो अगर ये 50 से ज्यादा तो कुछ हीट H से इधर चली गई H1, तो 0 से तो बड़ा हो गई, इधर चली गई H2। अगर हम इसे 50 से कम मानते तो 50 से फिर इसकी तरफ हीट आती, वो इधर जाती फिर। लेकिन आपने कहा ज्यादा तो ज्यादा मान लो, फर्क नहीं पड़ता, जो मानोगे अपने आप आंसर सही आएगा। बताओ इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट कितना? H, आउटगोइंग H1 + H2। तो वही H तो 2 जगह बट गया। बोलिए H कैसे लिखोगे? हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस R/3। इसके लिए बताओ H1 क्या लिखोगे? हाई माइनस लो अपॉन R/2। इधर T -0 अपॉन R। देख लो यार, आ रहा है? तो बताओ सॉल्व करो जल्दी से। तो ये देखो 300 - 3T अपॉन R।
इधर 2t माइनस 100 अपॉन आर और इधर t बाई आर, आर पूरे से कैंसिल, तो 300 माइनस 3t और ये 3t माइनस 100, तो 400 बराबर 60, t बराबर 200 बाई 3 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए आ रहा है। कर लेंगे अगला क्वेश्चन। रब कर दें। अब देखिए सवाल में कह रहे हैं ऐसे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये 100 डिग्री और ये 0 डिग्री, ठीक है, और ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो सवाल लिखें फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड through a cross section of bent part, through a cross section of bent part, if the total heat taken out per second, if the total heat taken out per second from the end at 100 degrees Celsius, from the end at 100 degrees Celsius, from the end at 100 degrees Celsius is 130 joule, is 130 joule, is 130 जूल, ठीक है, 130 जूल है। अब ध्यान दीजिए जरा, यहां से कितनी हीट जा रही है, 130 जूल पर सेकेंड, ये 130 जूल जा रहा है पर सेकेंड, सही है, पर सेकेंड। तो कह रहा है यहां कितना जाएगा इस बेंड पार्ट में, ये हमारा क्वेश्चन। तो कितना आसान, देखो यहां जब हीट पहुंचा तो बताओ ये रास्ता और ये रास्ता कैसे है, सीरीज में है, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल। तो बताओ अगर ये पैरेलल में है तो करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। रेजिस्टेंस क्या होता था, 1/k L बाई, बताओ ये वाली रॉड और इस रॉड का कंडक्टिविटी सेम, एरिया सेम, फर्क इसका, यहां लेंथ कितनी 70, यहां 60, तो बताओ लेंथ का रेशियो ही तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। तो R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, 70/60, 7:6, 7:6। बताओ यहां का रेजिस्टेंस 7R, यहां का 6R, तो जवाब दीजिए अगर ये 7:6 में रेजिस्टेंस है तो करंट 6:7, तो 6 इससे इधर 7 इससे इधर, तो बताओ टोटल हिस्से कितने 13, 130 जूल है टोटल हिस्सा, 13, 13 से करो डिवाइड, एक हिस्सा 13, 10 जूल, ऊपर कितने जाने हैं 6 हिस्से, तो कितना 60 जूल, आंसर आ चुका है 60 जूल पर सेकेंड, इधर जाएगा 70 जूल पर सेकेंड, और इस जंक्शन पर वापस इकट्ठा हो गया और इधर चला गया 130 जूल पर सेकेंड, आंसर।
बोलो भाई, रेजिस्टेंस का रेशियो 7:6 आ रहा है और आपने पढ़ा था कि पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। अगर रेजिस्टेंस ऊपर 7:6 है तो करंट 6:7, 6 से ऊपर 7 से नीचे, टोटल इससे 13 है। 13 से करा डिवाइड तो एक हिस्सा आया 10 जूल का, तो ऊपर 6 इससे चलेगा 60 जूल, नीचे आ गए 7 इससे 70 जूल। अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन लिखें। three rods of identical area of cross section, and made from same metal, क्या मतलब हुआ इस बात का? मटेरियल सेम, कंडक्टिविटी सेम। form the side of an isosceles triangle. Form the side of an isosceles triangle ABC. Isosceles triangle ABC, right angle at point B. Right angle at point B. Full stop वाले की, the point A and B are maintained at temperature T and root 2T. Maintained at temperature T and root 2T respectively. T and root T, ये T and root 2T respectively. फुल स्टॉप वाले लिखें। In the steady state, temperature of point C is TC. Point C is TC. Find TC upon T. सवाल पढ़ लीजिए। कितनी रॉड है? 3। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल कहां पे है? बी पर है। तो ये बताओ, ए, ये बी और ये सी। ध्यान से देखिएगा जरा, बताओ भाई, टेम्परेचर कहां का? ए का कितना है? टी। बी का कितना है? ये रूट 2T है भाई। और सी का टेम्परेचर हमें निकालना है, राइट? तो हमें TC अपॉन T निकालना है। अच्छा, अब लेंथ के बारे में देखो। एरिया क्रॉस सेक्शन सबका सेम। इसका एरिया A तो इसका भी A, इसका भी A। मटेरियल सेम मटेरियल, तो कंडक्टिविटी भी सबका सेम है भाई। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होता था? R बराबर 1/K L/, K और A सबके लिए बराबर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है यहां पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बताओ, ये लेंथ अगर L है तो ये भी कितना? आइसोसेलेस का है, तो ये कितना? रूट 2L। तो बताओ, अगर L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, अगर ये R, तो ये बोलो R, ये कितना? रूट 2R। यानी बताओ सवाल क्या बन गया? इसी सवाल को हम थोड़ा कन्वर्ट कर दें। अब ये सवाल इतना बचा कि हमें एक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर दिया है और इसका रेजिस्टेंस R हमने मान लिया, इसका R मान लिया, इसका रूट 2R मान लिया। ये हमको दिया इतना। 3 रॉड है, हमने उनके टेम्परेचर बना लिए। बोलो यार। अब सुनो, हाई टेम्परेचर कौन? रूट 2T। लो टेम्परेचर कौन? T। तो हाई से लो की तरफ हीट का कंडक्शन स्टार्ट। तो एक इधर से हीट करंट गया, मान लो H1। बोलो
हमको क्या निकालना है? TC अपॉन T। ओके ओके, इधर से गया H1, इधर गया मान लो H2, और वही H2 इधर चला जाएगा। देखो ये ऐसे जाएगा, लो टेम्परेचर की तरह से चला जाएगा, और ये टेम्परेचर TC। कोई दिक्कत? समझ लो बहुत अच्छे से, ये हमारा हाई टेम्परेचर का एंड है और ये वाला हमारा लो टेम्परेचर का एंड है। तो हीट का कंडक्शन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। एक रास्ता इधर से हुआ, कुछ इधर से हुआ। अब जवाब दीजिए, इधर से जो हीट जा रहा है, क्या जितना हीट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा? अरे क्यों नहीं जाएगा? ये H2 इधर से जा रहा है, वही H2 तो इधर गया है। कुल मिला के हीट जाना कहां से कहां? हाई से। हाई में कौन था? B पॉइंट। लो कौन था? A। तो B से A की तरफ हीट कंडक्शन होगा, जो रास्ते होंगे सब में होगा। कुछ इधर चला गया, कुछ इधर से चला गया। बोलो। तो बताओ H2 यहां वाला क्या लिख सकते तुम? TB माइनस TC अपॉन R, और यही बराबर क्या होगा? यहां से यहां के बराबर होगा। यहां बोलो TC माइनस TA अपॉन √2R। ये हमने H2 को लिख दिया दो तरीके से। बोलो यार। अच्छा, नेट हीट करंट बताओ B से A कितना है? B से A नेट हीट करंट H1 प्लस H2, राइट। अगर हमसे कहते हैं B से A नेट हीट करंट बताओ, तो आंसर होगा H1 प्लस H2। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे। अब बताओ, इस रास्ते में हीट करंट और इस रास्ते में हीट करंट बराबर कर दिया, तो बताओ यहां से TB कितना है? √2T। TC निकालना है, ये R रहने दो। TC माइनस TA कितना है? T अपॉन √2R। R से R कट गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 2T माइनस √2TC बराबर TC माइनस T। तो 3T बराबर TC कॉमन √2 प्लस 1, तो 3 अपॉन √2 प्लस 1, ये आ रहा है TC अपॉन T, और यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। राइट, आज हम यहीं रोक रहे हैं, इसके आगे हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे।